सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। मामला बहुत गंभीर है। बता दें आपको कि बांग्लादेश से सामने आई इस खबर ने एक बार फिर से सभी को सन्न कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था, अपराध की गंभीरता पर कई सवाल खड़े हो गए। एक ही परिवार के 4 लोगों को उनकी हत्या कर दी गई। जी हां, डेड बॉडीज अलग अलग जगहों पर मृत पाए गए। मृतकों में रिटायर्ड स्कूल शिक्षक, उनकी पत्नी, 23 वर्षीय बेटी और महज 12 साल का एक बेटा शामिल है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि परिवार के सभी सदस्य अलग अलग जगहों पर मृत मिले। शुरुआती जांच में पुलिस को गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका उनके द्वारा जताई गई है। यह मामला बांग्लादेश के रंगपुर शहर का है। हिंदू परिवार की हत्या का मामला है। शनिवार रात करीब 11:30 बजे के आसपास पुलिस को घर के अंदर 4 डेड बॉडीज होने की सूचना मिली थी। मृतकों की पहचान रंगपुर जिला स्कूल के रिटायर्ड टीचर 65 वर्षीय गणपति चक्रवर्ती, उनकी 50 वर्षीय पत्नी प्रीति लता चक्रवर्ती, 23 वर्षीय बेटी आगामी चक्रवर्ती प्राथी है और 12 वर्षीय बेटा प्रियम चक्रवर्ती। इनकी हत्या कर दी गई। मजहबी कट्टरपंथियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मां और बेटी के शव सीढ़ियों पर बरामद हुए, जबकि गणपति चक्रवर्ती की जो डेड बॉडी है वो घर की छत पर मिली। सबसे कम उम्र के बेटे का शव एक बिस्तर के नीचे पाया गया। डेड बॉडीज का इस तरीके से अलग अलग जगहों पर मिलना इस मामले को और ज़्यादा गंभीर और रहस्यमय बना रहा है। प्रारंभिक जांच में रंगपुर मेट्रोपॉलिटन सीआईडी ने गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर बंद घर के भीतर क्या हुआ और 4 लोगों की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। परिवार के मुताबिक गुरुवार रात से चारों के मोबाइल फोन बंद आ रहे थे। प्रीति लता की बहन पूजा चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन से आखिरी बार गुरुवार दोपहर बात की थी। लगातार फोन बंद मिलने के बाद में शनिवार रात परिजन दासपारा स्थित घर पहुंचे। मुख्य गेट बंद था और घर की सभी लाइटें बुझी हुई थीं। संदेह हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा और घर के भीतर प्रवेश किया, जहां चारों शव अलग अलग स्थानों पर मिले। परिजनों का कहना है कि गणपति चक्रवर्ती की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को रंगपुर जिला पुलिस ने रिटायर्ड होने के बाद वो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी बेटी ने इसी वर्ष अंग्रेजी में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की थी, जबकि 12 वर्षीय बेटा रंगपुर जिला स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार करीब 4 वर्षों से इसी इलाके में रह रहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। गणपति ने यहाँ 3 मंजिला मकान भी बनवाया था। कुछ निर्माण कार्य अभी बाकी था। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस, सीआईडी और डिटेक्टिव टीमें कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मामला बताया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 लोगों की हत्या आखिर क्यों की गई, हत्यारे घर में कैसे दाखिल हुए और क्या क्या परिवार किसी साजिश का शिकार हुआ है। इन सवालों का जवाब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल रंगपुर में इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। अमेरिका के टेनेसी राज्य के जैक्सन शहर से आई ये खबर सिर्फ एक कारोबारी की हत्या की खबर नहीं है। ये उस डरावनी तस्वीर की ओर इशारा है जहां मेहनत और कारोबार के लिए विदेश गए भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय मूल के कारोबारी सुरेश पटेल की उनके स्टोर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस वक्त ये गोलियां चली उस वक्त सुरेश की 19 साल की बेटी उनके पास ही बैठी थी। उसने अपनी आंखों के सामने पिता को मरते देखा। घटना 20 अगस्त रात करीब 9 बजे के आसपास की है। जैक्सन के रिच क्रेस्ट सेलर्स वाइन एंड रिप्टस स्टोर में हुई। पुलिस के मुताबिक एक नकाबपोश व्यक्ति बंदूक लेकर दुकान में घुसा और कर्मचारियों से नकदी मांगी। पैसे मिलने के बाद भी आरोपी ने कई राउंड गोली चला दी। इसी गोलीबारी में 56 वर्षीय सुरेश पटेल की मौत हो गई। दुकान का एक कर्मचारी भी इस घटना में घायल हो गया। ये सवाल सिर्फ लूट का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर पैसे मिल जाने के बाद भी आरोपी ने गोली क्यों चलाई। क्या उसका मकसद सिर्फ लूट था या उसके पीछे कोई और वजह थी। फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज संभाल लिया और संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ग्रे रंग की हुडी, जीन्स और काले जूते पहन रखे थे। चेहरे पर मास्क था और वारदात के बाद वो सफ़ेद रंग की कार से फरार हुआ।
सुरेश पटेल की कहानी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गुजरात के मेहसाणा जिले के आखज गांव से ताल्लुक रखने वाले सुरेश पटेल करीब 3 दशक से अमेरिका में रह रहे थे, 30 साल से। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस स्टोर का संचालन घटना से कुछ ही दिन पहले संभाला था। यानी जिस नए कारोबार को लेकर परिवार ने भविष्य के सपने देखे, उसी कारोबार के भीतर नकाबपोश हमलावर ने उन सपनों को दफन कर दिया। और अब इस घटना को अकेली वारदात मानकर नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं है। अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारियों और स्टोर मालिकों पर हिंसक हमलों की बात कोई नई नहीं है, वो सामने आती रहती है। मई 2025 में टेनेसी में परेश उर्फ प्रिंस पटेल की गैस स्टेशन पर लूट के दौरान हत्या हुई। इसके बाद साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में भी भारतीय मूल के कारोबारियों की हत्या की घटना सामने आई है। यानी अमेरिका में मेहनत से कारोबार खड़ा करने वाले भारतीयों की सुरक्षा का सवाल अब फिर से सामने आया है। विदेश में भारतीय समुदाय लगातार अपनी मेहनत और व्यापार के दम पर पहचान बना रहा है, लेकिन अगर कारोबारियों की जगह ही गोलीबारी और लूट का निशाना उनको बनाया जाएगा तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने स्वाभाविक है। फिलहाल जैक्सन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान इत्यादि लिए जा रहे हैं, लेकिन एक पिता की हत्या को अपनी आंखों के सामने देखने वाली 19 साल की बेटी के लिए वारदात शायद जिंदगी भर ऐसा जख्म देने जैसा है जिसे कोई जांच, कोई गिरफ्तारी और कोई सज़ा आसानी से नहीं मिटा सकती है। अमेरिका के जैक्सन से सामने आई ये घटना गुजरात के आखज गांव तक शोक का लहर बनी हुई है। बात करेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो दुनिया के नक्शे पर समंदर का एक संकरा रास्ता, लेकिन इसकी चौड़ाई से कहीं ज़्यादा बड़ी है इसकी ताकत। फारस की खाड़ी से दुनिया के ऊर्जा बाजारों तक पहुंचने वाला ये समुद्री मार्ग अब ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का एक केंद्र बन चुका है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलता, बातचीत के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं करता। यानी दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर एक बार फिर से अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने अमेरिका पर बातचीत के दौरान धोखा देने का आरोप लगाया। रेजाई का कहना है कि अमेरिका पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर कोई चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के सामने नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संदेश दिया है, जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ा है। ट्रंप ने फिर एक तस्वीर साझा की है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी कि नया अमेरिकी इलाका बताया गया। इससे पहले 18 अगस्त को भी ट्रंप हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की मांग कर चुके थे। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज भी किया था। खैर, अब इस विवाद को सिर्फ समुद्री सीमा का विवाद नहीं माना जा सकता। इसको अगर ऐसा समझ रहा है कोई तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा, फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस का जहाज, सभी रास्ते इसी से संबंधित हैं। ये महासागर की तरफ बढ़ता है। स्ट्रेट का उत्तरी हिस्सा ईरान के पास है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ओमान के मुसंदम क्षेत्र से लगता है। इसलिए इसका महत्व केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों से दुनिया को भेजे जाने वाले करीब 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। फरवरी में अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने से पहले प्रतिदिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता था। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई देशों की ऊर्जा ज़रूरतें भी इसी मार्ग से आने वाली आपूर्ति पर काफ़ी हद तक निर्भर है। यही वजह है कि हॉर्मुज पर तनाव बढ़ते ही सिर्फ अमेरिका और ईरान की चिंता नहीं बढ़ती है, बल्कि पूरी दुनिया की बाजारों पर असर पड़ने लग जाता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री बीमा महंगा हो सकता है और ऊर्जा आयात पर तमाम निर्भरता देशों की है, वो उनके लिए चुनौती खड़ी कर देती है। लेकिन रज़ाई के बयान में एक और गंभीर चेतावनी छिपी है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों से दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। उनका तर्क है कि अगर एनपीटी का सदस्य और अपने परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने वाले कोई देश भी हमले से सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे देशों में यह सोच मजबूत हो सकती है कि अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी हॉर्मुज का सवाल केवल तेल और समुद्री व्यापार का नहीं है,
इसके पीछे अमेरिका ईरान का बढ़ता शक्ति संघर्ष, परमाणु सुरक्षा और दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। ईरान फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर खुलेगा या ये समुद्री रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संकट खड़ा करेगा। पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। जी हां, बड़ी खबर है। इस बार उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तुर्की। जी हां, सऊदी अरब और तुर्की के साथ जो भी रक्षा समझौता हुआ है, रक्षा समझौते के बीच पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही देखी जा रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा है कि महज करीब 60 घंटे के भीतर तुर्की के दर्जनों सैन्य विमानों ने पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर लैंड किए हैं, टेक ऑफ भी हुए हैं। इनमें C-130 परिवहन विमान भी है, यानी A400M जैसे बड़े सैन्य विमान भी शामिल बताए गए। 19 से 21 अगस्त के बीच रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, कराची के मसरूर और मुरीद एयरबेस पर तुर्की के विमानों की गतिविधियां देखने को मिली हैं। खास तौर पर A400M विमान की पहचान कॉल साइन TUAF 526 के तौर पर किए जाने का दावा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की गई। सबसे बड़ा दावा यह है कि ड्रोन की कुछ खेप रात के अंधेरे में पाकिस्तान पहुंचाई गई। इसके पीछे सैटेलाइट निगरानी से गतिविधियों को छिपाने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जरूरी है। बताया जा रहा है कि तुर्की से पहुंचाए गए सैन्य उपकरणों को बहावलपुर और रावलपिंडी की सैन्य भंडारण सुविधाओं में रखा गया है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को आखिर किस तरीके के हथियार मिल रहे हैं। दावों के मुताबिक इसमें आधुनिक ड्रोन, मिसाइल और दूसरे रक्षा उपकरण शामिल हैं। बैरक्टार TB2 और अकिंसी जैसे तुर्की निर्मित ड्रोन के अलावा AI गाइडेड केमांके क्रूज मिसाइल का भी उल्लेख किया जा रहा है। इसके साथ ही तुर्की ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के उन्नयन में भी सहयोग किया है। इस पूरी कहानी को मक्का में हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की रक्षा समझौते से जोड़कर ही देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के सामने ड्रोन की ज़रूरतें रखी थीं। पाकिस्तान की ओर से यह तर्क दिया गया है कि हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान उसके एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमता को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में तुर्की से मिलने वाली सैन्य ताकत, तकनीक पाकिस्तान की क्षमताओं को दोबारा मजबूत करने में मदद करेगी। मक्का समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों देशों के बीच में सामूहिक रक्षा सहयोग की व्यवस्था बनाई गई है। किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी दोनों देशों के उसके साथ खड़े होने की बात कही गई है। इसी वजह से इस समझौते की तुलना नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों से भी की जा रही है। हालांकि दोनों व्यवस्थाओं की संरचना और कानूनी प्रवृत्ति अलग है, इसलिए इसे सीधे नाटो का दूसरा संस्करण कहना उचित नहीं माना जाता है। तुर्की के पास मजबूत सैन्य उद्योग, ड्रोन तकनीक है, पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य ताकत है, परमाणु क्षमता है, जबकि सऊदी अरब के पास में आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी ताकत है। ऐसे में इन तीनों देशों का सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक बड़ा प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान की स्थिति पर भी गंभीर नजरें हैं। बलूच विद्रोहियों की चुनौती के बीच में पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ रहा है। रावलपिंडी स्थित GHQ की सुरक्षा बढ़ाए जाने और अतिरिक्त सैन्य कंपनियों की तैनाती की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बता आपको ये दें कि फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पाकिस्तान की सैन्य ज़रूरतें, तुर्की की रक्षा तकनीक और सऊदी अरब के साथ सुरक्षा समझौता एक साथ जो जुड़ता दिखाई दे रहा है। अगर ड्रोन और आधुनिक हथियारों की यह आपूर्ति वाकई में बड़े पैमाने पर जारी रहती है तो पूरे साउथ एशिया में यानी दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन पर इसका असर पड़ना तय है। इसलिए तुर्की से पाकिस्तान तक पहुंच रहे सैन्य विमानों की ये गतिविधियां केवल एयरबेस की आवाजाही नहीं है, क्षेत्रीय सैन्य समीकरण का एक संकेत भी हो सकता है।
बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। ओडिशा के पारादीप तट के करीब करीब 240 समुद्री मील दूर एमवी ओशियन विनर नाम का एक मालवाहक जहाज अचानक समंदर में समा गया। जहाज पर कुल 24 क्रू मेंबर्स सवार थे और हादसे के बाद से कई लोगों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। राहत के बाद सिर्फ इतना ही है कि अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन बाकी क्रू सदस्यों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना ने बड़े स्तर पर तलाश और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये पनामा के झंडे वाला मालवाहक जहाज था। इसमें सवार 24 क्रू सदस्यों में 20 चीन के नागरिक, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी बताया जा रहा है। जहाज ओडिशा के तट से लौह अयस्क लेकर सिंगापुर के लिए जा रहा था। शुक्रवार को यह ओडिशा तट से निकला और इसके ठीक अगले दिन यानी शनिवार को बंगाल की खाड़ी में डूब गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? समुद्री मालवाहक जहाज अचानक डूबा कैसे? फिलहाल जहाज के डूबने की वास्तविक वजह सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियां हर संभावित कारणों की पड़ताल कर रही हैं। खाड़ी में मौसम भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं था। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और इसकी संभावनाएं जताई थी कि ऐसे में समंदर में मौसम बिगड़ने और तेज हवाओं से हादसे हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जहाज के डूबने की वजह खराब मौसम था, हादसा था। हादसे की सूचना मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी सक्रिय हुए। दोनों एजेंसीज ने समंदर में खोज और बचाव अभियान शुरू किया। आसपास मौजूद दूसरे जहाज़ों को भी सतर्क किया गया ताकि ज़रूरत पड़े तो लापता क्रू सदस्यों की तलाशी और बचाव में मदद ली जा सके। समंदर के बीच में राहत और बचाव अभियान हमेशा एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। एक तरफ विशाल समुद्री क्षेत्र से लापता लोगों की तलाश, तो दूसरी तरफ मौसम और समुद्री लहरों की स्थिति भी अभियान की गति को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में हर गुजरता घंटा बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल भारतीय एजेंसीज का पूरा ध्यान उन क्रू सदस्यों को खोजने पर है जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। 2 लोगों के सुरक्षित बचाए जाने से उम्मीद जरूर जगी है कि बाकी लोगों को भी जल्द तलाश लिया जाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर से समुद्री यात्रा की सुरक्षा, मौसम की पूर्व चेतावनी और जहाज़ों की निगरानी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में भारतीय तट रक्षक बल और नौसेना का अभियान जारी है। पूरी कोशिश है कि समंदर में फंसे या लापता क्रू सदस्यों को जल्द से जल्द खोजा जा सके। फ्रांस की धरती पर अब भारतीय संस्कृति और हिंदू वास्तुकला की एक भव्य पहचान बनने जा रही है। देखिए, पेरिस से करीब करीब 30 किलोमीटर दूर बूसी सेंट जॉर्जेस में बना बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर सितंबर 2026 में श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इसे फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति, संगीत और परंपराओं का एक बड़ा उत्सव रहेगा। उद्घाटन के साथ ही 2 से 14 सितंबर तक 13 दिन तक का ये पूरा फेस्टिवल ऑफ कल्चर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हिंदू परंपराओं, भारतीय संगीत, कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। खास बात यह है कि मंदिर को केवल पूजा स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है। यहाँ सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस मंदिर की सबसे खास पहचान इसकी वास्तुकला है। मंदिर में भारत से विशेष रूप से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों पर करीब 1000 साल पुरानी भारतीय नक्काशी की तकनीक से बारीक काम किया गया है। कई हिस्सों में भारतीय कारीगरों ने हाथ से नक्काशी की है। इसके बाद इन पत्थरों को फ्रांस लाकर मंदिर की संरचना में फिट किया गया है। मंदिर निर्माण में भारतीय कारीगर के साथ साथ में फ्रांस के कई विशेषज्ञ मौजूद रहे, उनका योगदान रहा। इनमें पेरिस के ऐतिहासिक नोटे डाम कैथेड्रल की मरम्मत से जुड़े कारीगर भी शामिल हैं। यानी इस तरीके से मंदिर में एक तरफ भारत की प्राचीन शिल्प परंपरा दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ फ्रांस की आधुनिक निर्माण तकनीक का अनुभव भी इसमें जुड़ा दिखाई देगा। इस पूरी संरचना में ये आपको तमाम चीज़ें नजर आएंगी। देखिए, पहली बार 1970 में सामने आया था मंदिर बनाने का विचार। करीब 25 साल बाद 1995 में इस दिशा में योजना आगे बढ़ी थी। 2017 में बूसी सेंट जॉर्जेस में ज़मीन मिली। 2021 में निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ी।
करीब 56 वर्षों के बाद कुल मिलाकर लंबे इंतजार के बाद में ये सपना अब साकार हो रहा है। बीएपीएस यानी कि बेचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था एक वैश्विक हिंदू संस्था है जो धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी काम करती है। बीएपीएस के अनुसार दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों से उनके 1300 से अधिक मंदिर हैं। पेरिस के पास बनने वाला ये मंदिर भी उसी वैश्विक सांस्कृतिक नेटवर्क का हिस्सा है। सितंबर में होने वाला आयोजन फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का अवसर देगा जो भारत की परंपरा, भारत की कला और आध्यात्मिक विरासत के साथ जुड़ना चाहते हैं।